और जैम निकला। ठीक कह रहे थे शैलेश जी, लेकिन गलत भी कह रहे थे। कह रहे थे कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक हरियाणा का आदमी बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य ऐसा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। तो ये सवाल उल्टे हैं। आप देखिए, आहा क्या संजय झाला जी को पूरा शरीर दाद दे रहा है। रोम रोम से दाद निकल रही है जी। और उनकी दाद की वजह से उनकी नाक बंद हो रही है। जी तो मैं बता रहा था, जब सवाल उल्टे हैं। जी। वो एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक का प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से जी। तो उसे रेलवे में मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पे। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं। जी जी, सवाल उल्टे होते फिर भी नेहा जी, हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे ही देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। जवाब उल्टे ही मिलते हैं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने के रोक रखा है। अरे मैंने कहा ये सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी नहीं। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते सूंघते। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई, तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो इसी संदर्भ की एक कविता आपको सुनाता हूं जी। स्वागत स्वागत। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या बात। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? जी। ये आसान सा सवाल था जी। जी जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्तेसी कराने के लिए? भाई बहुत अच्छे। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। अच्छा। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो हर बार पान लेकर ही आता है। हाँ। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई,
जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन होगी। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। क्या बात है। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है। हाँ कोई खिलाए तो खा जाता। भाई क्या बात है अरुण जी, वाह वाह, क्या बात है, वाह। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी? जी। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा। पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण, वाह वाह। अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अरुण जी, क्या बात है। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। क्या बात है। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप आते। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। खैर जी, हम तो खाली है हमेशा के। हरियाणा का आदमी तो वैसे भी खाली रहता है। अच्छा। वो एक नगर रिक्शा वाले को आज बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। वो एक ने अपने लिए चाय बनवाई। अच्छा। तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। 1/2। अच्छा, जब वो 1/2 कर ही रहा था, इतने में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया। अच्छा। बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी साहब। पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोखे दे दे बस। हमारे यहाँ बाबा जी जो हैं, बाबा साधु जी, वो तक खाली रहते हैं। बिल्कुल। वो 7 साधु चटाई बिछा के बैठे थे, धुनी रमाए हुए, चटाई बिछाए हुए। एक छोरा पहुंच गया, जो सबसे बूढ़ा बाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं हूं। अच्छा। पर वो घास ही ना डालती। हाँ। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। तो हमारे यहाँ तो बाबा भी सारे चटाई वाले हैं जी। और बुजुर्ग भी ऐसे ही है साहब। हाँ। वो 2 90 साल के थे, क्रिकेट के बेहद शौकीन। एक मरने को हो गया। बोले देख तू तो ऊपर जा रहा है, बस ये जाके बता दियो मुझे किसी तरह से कि ऊपर क्रिकेट होती है या नहीं होती है। अच्छा। 1 हफ्ते बाद सपने में आया वो। बोले देख तेरे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, कौन सी सुनेगा? बोले पहले बुरी सुना दे। बोले बुरी खबर ये है कि अगले हफ्ते जो यहाँ मैच होने वाला है उसमें तू गेंदबाज चुना गया है। तो हमारे यहाँ फुर्सत में रहते ही हैं जी, भिखारी तक कैसे मिलते हैं? वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। वो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? अच्छा कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। बोला 20 रुपए दे। उनका भी क्या करेगा? बोला चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? अगले को कंपनी भी चाहिए भाई जी। वो मुझे एक भिखारी मिला, मैं कहा शर्म नहीं आती सड़क पे भीख मांगते हुए? बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूं के?
वो मैंने एक से कहा तेरे हाथ पांव ठीक ठाक है फिर भी भीख मांगता है। बोला तेरे रुपए 2 रुपए के लिए अपने हाथ पांव तुड़वा लूं के। एक से मैंने कहा तू ठीक ठाक है अपनी मेहनत का काम क्यों नहीं करता कोई। तू पलट के बोला तूने कभी भीख मांगी है। मैंने कहा नहीं। बोले फिर तुझे क्या पता मेहनत किसे कहते हैं। हमारे यहाँ तो सारे ही खाली हैं, सारे ही फुकरे हैं जी। तो एक का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया। बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज की को समझ में नहीं आया। अबे कसूता किसी को समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। तो ये मस्ती अलग है जी। एक कविता सुनाता हूँ इसी खालीपन पे जी। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अच्छा। अंदर कवि की कल्पना और बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। अच्छा। क्या क्या गिनाऊं सामान। बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो घर घर आ रहा था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या बात है। वाह वाह वाह। सुबह होते ही लोग आने लगे। हाँ। चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। वाह वाह। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। अच्छा। चोरी हुई सो हुई। चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। अच्छा। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया। मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। अच्छा। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे। हो गई। हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना बड़ा एक बोर्ड बनवाया जिस पर लिखवाया भाइयों और बहनों कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए। मुझे दुख और आपको खुशी दे गए। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। क्या बात। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें। अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका अदर्शनाभिलाषी। अदर्शनाभिलाषी। बहुत अच्छे। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ। हुई कैसे ये बताओ। बहुत अच्छे। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है। मैंने रोटी उसके मुंह में जाते हुए देखी और कहा क्या बताऊं नुकसान तो अब तक हो रहा है। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में छपवा दी। अच्छा। अब क्या था मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली बेटा आज तो मेरा व्रत है। आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया। चोरी तो 3000 की हुई थी पर उसका हाल बताने में 5000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे कुछ पैसे भी ठिकाने लग गए तो कहां जाऊंगा। अगर ऐसे चलता रहा मैं तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन मैं और इसी तरह से जिया पर तीसरे ही दिन मैंने एक खतरनाक और ऐतिहासिक फैसला किया। ओहो। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ चोरी कर ली। अच्छा। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमवाया। पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब भी उसके घर की घंटी बजती मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। क्या बात है। बहुत बढ़िया अरुण। मैं मन ही मन कहता अबे शर्मा राम भरोसे ले और खा समोसे। बहुत अच्छे। इतने सारे प्रेम के बारे में बातें हुई हैं जी। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है। ये लोग कर सकते हैं। मैं हरियाणा का हूँ ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा। हमारे यहाँ जो प्यार है जी वो शादी के बाद होता है। हाँ सही बात है। शादी से पहले प्यार कर ले हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी।
वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू, लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? और ये प्रेम की इंतहा बता रही है। मैं बताता हूँ प्रेम की इंतहा हमारे यहाँ। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेने? मैं आपको एक खास रस की प्रेम कविता सुनाता हूं जी। आप नेहा जी को देखिए, सुनिए मुझे। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, अच्छा, पद्मा करके छंदों सी इतराती, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। बहुत अच्छे। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। ओहो। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। क्या बात है। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। अच्छा। लड़का बोला दिखे ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। झोड़ सी? भाई बच्चा को पता है झोड़ मतलब ये छोटा सा तालाब जो तालाब जिसमें भैंसें नहाती हैं। ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करैसन में डूब जाओ। अच्छा। पर मैं के करूं, मैंने तो बापू से पहले कही थी मेरा तैरना मत सिखाओ। अच्छा। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश में पांव धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहे से। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। ओहो क्या उपमा है। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोल रहे तो विस्फोट, ना बोल रहे तो कालजे में चोट। बहुत अच्छे। लड़की बोली इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। अच्छा। कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूँ, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में रख दी। अच्छा। लगता यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। वाह वाह वाह। ये सिचुएशन इसमें यह है कि एक लड़की जो है छज्जे पर उदास बैठी है, उसे देखकर लगता है कि वो कूदकर आत्महत्या करने वाली है। हाँ। तो इस दृश्य को देख के अलग अलग कवि क्या कहेंगे। सबसे पहले मैथिली शरणगुप्त, हमारे पहले राष्ट्र कवि। स्वागत। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है हो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला ना भूतल पर गिरे। क्या बात है। काका हाथरसी जी। गोरी बैठी छत पे कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार ना कोई दे दे धक्का, कि ऊपर मोटी नार के नीचे पतरे कक्का। कह काका कवि राय अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। गोपाल प्रसाद व्यास जी मथुरा के रहने वाले थे, बहुत मस्त थे। वो कहते तो कैसे कहते, छत पर उदास क्यों बैठी है, तू मेरे पास चली आ रही। हाँ, चली आ रही। जीवन के सुख दुख बढ़ जाएं, कुछ मैं गाऊं कुछ तू गा रही। तू जहां कहीं भी जाएगी,
जीवन भर कष्ट उठाएगी, यारों के साथ रहेगी तो मथुरा के पेड़े खाएगी। भाई बहुत अच्छे। भवानी प्रसाद मिश्र जी। ऐसा लगता था कि जैसे बात कर रहे हो। जी। गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, पर कुछ अलग ढंग से गिरो। गिरो ऐसे गिरो जैसे सीमा पर गोली खाकर सिपाही गिरता है। वाह। ऐसे गिरो जैसे बूंद गिरती है सीप में और बन जाती है मोती। पत्तियों पर ओस की बूंद की तरह गिरो। ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। गरीब की झोपड़ी पर मत गिरो बिजली की तरह। किसी के गम में रो के गिरो, किसी की हो के गिरो, कुछ करके गिरो, फिर चाहे जी भर के गिरो। और श्याम नारायण पांडे वो कहते तो अपनी वीर रस की भाषा में कैसे कहते, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंगनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से। तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। क्या बात है, वाह वाह। और हमारे नीरज जी एक रुबाई में क्या कहते हैं, गोपाल दास नीरज जी, यो न हो उदास रूपसी तू मुस्कुराती जा, मौत में भी जिंदगी के फूल कुछ खिलाती जा, जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, पर जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। और अंत में सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहते जी, के कर रही है छज्जा ते नीचे कूद है, तो पहली मंजिल से क्यों कूदे चौथी पे जा, जैसो की बेरो तो पाटे के कूदी थी। क्या बात है। इनकी आवाज यही थी, खुदा ने सुन ली। हो गया। हाय 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 हाय। अब वो बेचारा कविता पढ़ पाएगा? अभी तो पढ़ पाऊंगा। दरअसल क्या है कि हरियाणा के आदमी को इतनी मस्ती मिल जाए बस वो पर्याप्त है जी। हमारे यहाँ तो हर संबंध हास्य रस में है ना जी। अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भी तेरा रिजल्ट क्या रहा। अच्छा। बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अच्छा। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है। वो मेरे पड़ोस में रहते जी रामकिशन जी जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था, तो बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट लेके वापस आया, तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा, तो छोरा बोला रामकिशन के रखा है रिजल्ट में छोड़ना। ये हरियाणा के संबंध ऐसे ही हैं जी। जब ये बाप बेटे के ऐसे हैं तो सास बहू दामाद ये तो हास्य से भरे ही पड़े हैं जी। वो एक दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते आया। सास बोली बे जी नहीं भरा, अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया। सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है। हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोला जी मैं भी आज आके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे। बोले क्यों, थारी छोरी हमारे यहाँ 6 महीने रुकी। सही बात है। बोले जी वो तो आपके यहाँ ब्याही गई है। तो बोले मैं क्या फूका गया हूँ। वो एक और दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने बाकी बच्चों से कहा बोल जीजा को समझाओ। अच्छा। और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोले लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाया देवा आ जा, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो बाल वाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। दरअसल क्या हमारे यहाँ काम वही कर सकते हो जो हरियाणा का ही हो जी। अच्छा। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जा, कर ही नहीं सकता। क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। डॉक्टर भी कमाल है। वो एक डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई।
बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। वो एक आदमी का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया। अच्छा। बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता। कसूत्ता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। तो ये हरियाणा की अलग मस्ती है जी। जी। आइए मस्ती से कविता की ओर चलते हैं जी। एक कविता आपको सुनाता हूं। युद्ध से मैंने एक हास्य की कविता निकाली है। युद्ध वीर रस का विषय है या करुण रस का, लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देश भक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। अच्छा। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। अच्छा। एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़ के गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे दे, दे दे ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसी उसने जान ली, दूसरे दुश्मन ने उसकी नियत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला। हमारा सैनिक बोला जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़े सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया। अच्छा। फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा। अच्छा। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और दाग दिए 12 दोहे 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई। सुना ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ। पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखलाओ। क्या बात। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है ना चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ। अच्छा। और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं। अच्छा। अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अच्छा। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया। फिल्मोनिया। हाँ, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। क्या बात है। जमीन मैली हो जाएगी। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा। उसने 4 दुश्मनों का एक गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। अच्छा। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। क्या बात। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया। बस यहां गलती हो गई। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, ठीक होते हुए फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देखते ही उसका कलेजा हिला। अच्छा यही हो वो फोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़ अभी इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास।
वो बोला क्या कहा, मद्रास? मद्रास। ये तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें जी। वो सिर फिरा, चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। और कविता की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए ताकि उनमें भी भारत मां के सच्चे सपूतों का रक्त हो, कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो। वाह वाह वाह। हाँ नेहा जी, आहा, क्या आपने क्या बोला था मेरे को बुलाने से पहले? I appreciated you know. बस ये अंग्रेजी की दिक्कत है हरियाणा के आदमी के साथ। हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। अच्छा। वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे। दूसरा बोला फाइन सू। फाइन सू। एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। भारीनेस? बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवी पन। हैवी पन। हमारी अंग्रेजी ऐसी है, जो बस में एक लड़का खड़ा था, एक लड़की चढ़ी तो लड़की का पैर लड़के के पैर पे रखा गया। अच्छा। तो लड़के का पैर दब गया तो लड़की बोली सॉरी, तो लड़का बोला मेंशन नॉट। अच्छा। लड़की आगे बढ़ गई, पीछे हरियाणा का बूढ़ा चढ़ गया, गलती से उसका पैर भी उस लड़के के पैर पे रखा गया। तो उसने लड़की की देखा देखी कह दी सॉरी। तो लड़का बोला तमीज नहीं, आप देख के नहीं चल सकते, सारा जूता खराब कर दिया, पैंट खराब कर दी, चलने की तमीज नहीं आपको? तो हरियाणा का बूढ़ा बोला क्यों भाई, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी। बहुत अच्छे। अच्छा है। वो बस स्टैंड पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, एक बूढ़ा खड़ा था, बस आके रुकी तो कंडक्टर ने सारी महिलाएं तो चढ़ा ली। अच्छा। जैसे ही बूढ़े का नंबर आया हाथ अड़ा दिया, बोला नो मोर है, बोले सारी मोर नहीं है तो चढ़ा ली। अच्छा, मेरा नंबर आया तो नो नो मोर। मोर। बहुत अच्छे। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है जी। दरअसल क्या है, वो एक बच्चा आया रिपोर्ट कार्ड लेके, हाँ। बड़ा मायूस सा। बाप ने पूछा क्या हुआ? बोले स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लाया हूं, फेल हो गया। बोले क्यों चिंता कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड ही तो है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट है। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ तो पढ़े नहीं पढ़े वो बराबर ही है मामला, और नहीं पढ़े तो भी कम नहीं है वो। अच्छा। वो एक तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना और छत पे उपले थापना गोश्त से। जी। उपले उपले समझते हो ना? हाँ। जब गोबर सुखाते हैं उसका ईंधन बनता है जो चूल्हे में डालते हैं, उससे ग्रामीण भाषा में उपले कहा जाता है। Okay. और ग्रामीण में गोश्त से कहा जाए जी। गोबर। गोबर तो ये बैठा है। आप हंसाने की जगह गुस्सा कर देंगे। क्या करूं भैया, अब जाकर अगर हंस नहीं रहा तो मैं क्या करूं बताओ। ये गोबर ईंधन बनकर तुम में आग भी लगा सकता है। आगे हाँ। बोलो। उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, छत पे उपले थापना। हाँ। बड़ा हुआ तो लड़की वाले रिश्ते के लिए आए, तो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले जी लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बोले तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, उसके ऑटोग्राफ छत पे सूख रहे हैं। ऑटोग्राफ। एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जेल में मिलती हैं सुविधाएं आलीशान। अच्छा। देखने को रंगीन टीवी, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं और खाने को मिलते हैं एक से एक बढ़िया पकवान। ये पढ़कर मुझ बेरोजगार को लगा कि यहां तो मिलती है 5 स्टार सुविधाएं। अच्छा। नौकरी ढूंढने से तो अच्छा है किसी तरह जेल ही चला जाए। अब मुझे दिन में रात में गर्मी सर्दी बरसात में कश्मीर की वादियों की जगह जेल के हसीन रंगीन दिलकश सपने आने लगे। ओहो, जेल के सपने रोज रोज लुभाने लगे। मेरी आत्मा मुझे बार बार कचोटती, मूर्ख कवि सम्मेलन में चला जाता है, इससे तो जेल क्यों नहीं हुआ था। बहुत अच्छे। जेल जाने की धुन में मैं इस कदर बीमार पड़ गया, मलेरिया की जगह जलेरिया में जकड़ गया। जलेरिया, बहुत अच्छे। इस अवस्था में मैं घर पर भी कैदियों वाले कपड़े पहनने लगा। अच्छा। और घर की खिड़की के सीखचों पर बैठने लगा। अच्छा। जब भी कोई मेहमान मिलने आया मुझे ऐसा लगा जैसे जेल में कोई मिलाई करने आया। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो मेरे पैरों की जोड़ी तिहाड़ जेल की ओर बढ़ गई। अच्छा। मैंने वहां देखा एक कैदी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा रसमलाई खा रहा था और एक पुलिस वाला उसके पांव दबा रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ साथ गिड़गिड़ा रहा था, भाग जा मेरे बाप,
कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगा? 40 किलो से 80 किलो का तो हो गया, और कितना पलेगा? कैदी मुस्कुराया, बोला ज्यादा मत बड़बड़ाओ, जाओ हमारे लिए एक जोड़ा पान लेकर आओ। अच्छा। सिपाही के जाते ही मैंने कैदी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी जेल जाने की हार्दिक इच्छा है, इन चरणों में जगह दी, कोई उपाय बताइए, किसी भी तरह से सही मुझे जेल ले आइए। कैदी पिंगला, तो जेल में आएगा, मिठाइयाँ और पकवान खाएगा, ऐसा कर किसी की टांग तोड़ दे, अच्छा, या कोई लड़की छेड़ दे। हाँ। ये ब्रह्म वाक्य लेकर मैं वापस घर आया। एक दिन मैंने एक आवारा लड़के की टांग तोड़ दी। हाँ, अब जेल जाना पक्का। और घर पर आकर करने लगा इंतजार कि पुलिस वाले अब आएं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोहल्ला सुधार समिति के कुछ सदस्य आए। अच्छा। बोले, आपने उस आवारा की टांग तोड़ी, धन्यवाद। अच्छा। हम सार्वजनिक रूप से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, हाँ। और इस पुण्य कार्य के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। बहुत अच्छे। अभिनंदन के एक हफ्ते बाद वही आवारा लड़का मेरे घर आया। अच्छा। और मिठाई का डिब्बा मेरे हाथ में थमाया। बोले, आपसे मिलकर तो मेरी जिंदगी बदल गई, आपने उस दिन टांग तोड़कर मुझे विकलांग किया और इस चक्कर में मुझे नौकरी मिल गई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा अब अगला उपाय क्या जाए, बस में किसी लड़की को ही छेड़ दिया जाए। बस में लड़की को छेड़ दिया जाए। तो बस में घुसते ही मैंने एक सुंदर कन्या की तरफ आंख चलाई। वो कुछ नहीं बोली तो हमने उसकी उंगली दबाई। कहा? लेकिन वो तो कमाल थी, उसने अपनी उंगली नहीं हटाई। अच्छा। उंगली से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 2 पुलिस वाले हमारे सिर पर आ चढ़े। बोले, शर्म नहीं आती, सरेआम लड़की को छेड़ते हो, अपनी उंगली उसकी उंगली से भेड़ते हो। तभी तीसरे पुलिस वाले ने टोका, अबे रहने दे, सस्पेंड कर देगा दरोगा, सरेआम लड़की छेड़ रहा है, जरूर किसी बड़े बाप का बेटा होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पहला बोला, नौकरी गई भाड़ में, ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। क्या बात है। ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। लड़की दरअसल छिड़ी ही नहीं थी। अच्छा। उंगली उसकी उंगली से भिड़ी नहीं थी, इसलिए वो बीच में पुलिस वाले से बोली, भाई साहब क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं? बहुत अच्छे। क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं? इन्होंने तो मुझे छेड़ा ही नहीं। उस लड़की को छेड़ना मुझे और सता गया, क्योंकि शाम को ही उसका बाप घर पर रिश्ता लेके आ गया। एक दिन मैंने एक महिला का पर्स चुराया। अच्छा। और भागा भागा पुलिस स्टेशन आया। वह महिला वहीं बैठी पाई, और जैसे ही उसने पर्स चोरी जाने की रिपोर्ट लिखाई, मैंने पर्स को थानेदार के आगे सरकाया और हथकड़ी लगवाने की मुद्रा में अपने हाथों को आगे बढ़ाया। पुलिस वाले ने मेरे हाथों को झड़क दिया। मुफ्त में जेल जाना चाहता है। हाँ, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया पंक्ति है। मुफ्त में जेल जाना चाहता है। इतना कहकर उसने एक फोन मिलाया और अपने साले को थाने में बुलवाया, मुझे 2 डंडे मारकर वापस भिजवा दिया, और पर्स चुराने के आरोप में उस साले ने अपने साले को अंदर करवा दिया। क्या बात है, वाह। अब आप ही लोगों से कुछ उम्मीद है। इतना क्वालिफाइड अपराधी, इतना जेन्युइन अपराधी खुलेआम घूम रहा है, जेल जाने के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहा है। अब आप ही कोई उपाय बताओ, हो सके तो कोई सोर्स भिड़वाओ, और किसी भी तरह से सही मुझे आप जेल तो भिजवाओ। क्या बात है, वाह वाह। वैसे आप भी क्या उपाय बताओगे? अगर आपके पास ही कुछ उपाय होते तो आप ये कविता घर पर नहीं बल्कि जेल में रंगीन टीवी पे देख रहे होते। क्या बात है, बहुत है। बोले किसका से? बोले देवकी का। हाँ। शीर्षक की गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश नहीं है। वो मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा, वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। तो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? हाँ, दे। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। दीजिए है ही नहीं है। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो बोले कंपनी में चाहिए। और उत्तर प्रदेश से 3 लोग हैं आज, बताओ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है? एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं। हरियाणा वाला छूटते बोला, बोला देख है देख। वो एक बुजुर्ग बस में चढ़ा तो एक लड़की का पैर बूढ़े के पैर पे रखा गया। लड़की का पैर बूढ़े के पैर पे रखा गया ऐसे? हाँ जी। इसमें न तो आप लड़की है ना मैं बूढ़ा हूं।
वो एक बूढ़े के पाँव पे एक लड़की का पाँव रखा गया, बूढ़े का पाँव दब गया, तो लड़की बोली सॉरी, तो हरियाणा का बूढ़ा बोला सॉरी तक काम को न चले, बराबर का दबूंगा। सॉरी तक काम न चलेगा, बराबर का दबूंगा। हमारे बूढ़ों के अलग मस्ती है। वो मेरे बाबा जो हैं आंगन में लेटे हुए, कोई ध्यान दे नहीं रहा। अच्छा, बुजुर्गों की तरफ ध्यान ना दो तो अपनी तरफ आकर्षित करवा लेते हैं। काफी देर से तुम भी करवा रहे थे। अरे मार दिया रे, ठंड में मार दिया रे। वो मेरे चाचा ताऊ ने खाट उठाई और धूप में रख दी, खाट धूप में रख दी जी। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्मी में मार दिया रे। अरे बोले भाई क्या करें इसका। तो उन्होंने खाट ऐसी जगह रख दी जा आधी धूप आधी छाया। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्म सर्द करके मार दिया रे, मार दिया। कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओ। बढ़िया। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रह जाओगे। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। क्या बात है, लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा जी। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे ढूंढते रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए ढूंढते रह जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अरुण। और ऐसा बेटा जो समझ जाए ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, बहुत मुश्किल काम है जी। नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार। वाह। अच्छा, उधार भी नहीं मिलेंगे। प्रकाश भाई, आप बैंक में काम करते हो, मुझे ध्यान है वो एक बैंक के बाहर मूंगफली वाला मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही पर दे नहीं सकता। बोला क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह। और अंकल की जगह चाचा ताऊ ढूंढते रह जाओगे। इसका आखिरी बंद समर्पित करता हूं आपको। स्वागत है, स्वागत। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे सादे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड और महात्मा गांधी जैसा गोल्ड ढूंढते रह जाओगे। क्या बात, वाह 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 वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।